नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम आपको बताएंगे वाद पत्र के बारे में कि एक अधिवक्ता जो होता है, जो वादी प्रतिवादी के विरुद्ध किस प्रकार से वार करके कोर्ट के सामने बताएंगे वाद में अंतर्विष्ट होने वाली प्रविष्टियों की विवेचना के बारे में विवेचना करेंगे। मतलब वाद में जो प्रविष्टियां होती है, किस प्रकार से वाद पत्र में अंतर्विष्ट होने वाली प्रविष्टियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे न्यायालय का नाम का विवरण, वाद संख्या, वाद के तथ्य। वाद पत्र में अंतर्विष्ट होने वाली प्रविष्टियों की विवेचना। वाद पत्र सिविल न्यायिक प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। वाद पत्र जो होता है वो सिविल जो न्यायिक प्रक्रिया होता है उनका जो प्रथम सोपान होता है। प्रस्तुत वाद पत्र के प्रस्तुतिकरण के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया गतिशील हो जाती है। जो वाद पत्र होता है उसके प्रस्तुतिकरण के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया गतिशील हो जाती है। वाद पत्र के माध्यम से वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अनुतोष चाहा जाता है। वाद पत्र का प्रारूप जितना पूर्ण एवं परिपक्व होता है, मामले में सफलता उतनी ही सुनिश्चित हो जाती है। जो वाद पत्र होता है वो सिविल प्रक्रिया का जो प्रथम है वो सोपान होता है। वाद पत्र में जो प्रस्तुतिकरण के साथ ही जो न्यायिक प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है और वाद पत्र के माध्यम से प्रतिवादी के विरुद्ध, प्रतिवादी होता है उनके विरुद्ध अनुतोष चाहा जाता है। वाद पत्र होगा जो जितना पूरा और परिपक्व होगा, मतलब किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होगा, तो मामले की सफलता उतनी ही सुनिश्चित हो जाती है। वाद पत्र में कई बातों का उल्लेख किया जाता है। वाद पत्रों में कई बातों का उल्लेख किया जाना वांछनीय है। इनमें से किसी का भी अभाव वाद पत्र के निरस्त होने का कारण बन सकता है। अतः वाद पत्र की इन प्रविष्टियों पर विशेष ध्यान दिए जाने की अपेक्षा है। वाद पत्र में कुछ बातें होती है जिनका उल्लेख किया जाना जरूरी होता है। यदि उन बातों में या उस वाद पत्र में कोई कुछ बातों का अभाव रह जाता है तो वाद पत्र निरस्त हो जाता है। तो इसलिए अपन उनकी जो प्रविष्टियाँ होती है उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की अपेक्षा करेंगे। वाद पत्र की प्रविष्टियाँ। वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार है। वाद पत्र की जो अंतर्विष्ट की जाने वाली जो प्रविष्टियाँ हैं वो 13 इन प्रविष्टियाँ हैं जो कि आपके सामने है। पहला है उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद पत्र संस्थगित किया जाना है। पहली जो प्रविष्टि है वो यह है कि उसमें न्यायालय का नाम होना जरूरी है। दूसरा है कि वाद पत्र में पक्षकारों का विवरण होना चाहिए। तीसरा है वाद पत्र की प्रकृति। चौथा है वाद संख्या एवं सन। पांचवा है वाद के तथ्य। छठा है वाद के कारण। सातवां है क्षेत्राधिकार। आठवां है अवधि सीमा। नौवां है वाद मूल्यांकन। 10वां है अनुतोष। 11वां है सत्यापन। 12वां है हस्ताक्षर एवं तारीख। 13वां है शपथ पत्र। अब अपन इनके एक एक जो पॉइंट है, जो ये 13 पॉइंट है, उनके एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है न्यायालय का नाम। वाद पत्र का प्रारूप। वाद पत्र का प्रारूप न्यायालय के नाम से प्रारंभ होता है। वाद पत्र का जो प्रारूप होता है वो न्यायालय के नाम से प्रारंभ होता है। वाद पत्र में सबसे पहले उस न्यायालय का नाम लिखा जाता है जिसमें वाद पत्र दायर करना होता है। वाद पत्र में उस न्यायालय का नाम लिखा जाता है जिसमें वाद पत्र दायर करना होता है। न्यायालय का नाम लिखते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। न्यायालय का जो नाम लिखा जाएगा उसमें विशेष तौर से सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। न्यायालय का नाम लिखने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि उसे आर्थिक एवं प्रादेशिक दृष्टि से उस वाद की सुनवाई करने की अधिकारिता है या नहीं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई की अनन्य अधिकारिता किसी न्यायालय विशेष को होती है। कुछ वाद ऐसे होते हैं जिनमें ये अपने को ये देख लेना चाहिए कि जो अपन जिस न्यायालय में या जिस न्यायालय का नाम लिख रहे हैं उस न्यायालय में उस मामले को सुनवाई करने की अधिकारिता है या नहीं। क्योंकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो उस न्यायालय में सुनवाई करने की उनको अधिकारिता नहीं होती। न्यायालय का नाम
इस प्रकार से लिखा जाएगा। वाद पत्र जो होता है उसमें न्यायालय का नाम इस प्रकार लिखा जाएगा। कैसे? सेवा में न्यायालय सिविल न्यायाधीश अजमेर राजस्थान। ये अपना पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है पक्षकारों का विवरण। जो वाद पत्र होता है उसका जो दूसरा पॉइंट होता है वो है पक्षकारों का विवरण, अर्थात न्यायालय के नाम के बाद न्यायालय का जो नाम लिखा जाए, पहले नंबर पे न्यायालय का नाम लिखा जाएगा, दूसरे नंबर पे न्यायालय के नाम के बाद वाद पत्र में पक्षकारों का विवरण दिया जाना आवश्यक है। जो वाद पत्र है उसमें पक्षकारों का विवरण दिया जाना आवश्यक है। वाद के दो पक्षकार होता है, एक तो वादी, दूसरा प्रतिवादी। वादी जो वाद लेकर आ रहा है, प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद लिखा जा रहा है या वाद लेके जा रहे हैं। जो व्यक्ति वाद पत्र प्रस्तुत करता है वह वादी कहलाता है, यानी कि जो न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है वो वादी कहलाता है, और जिसके विरुद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है वह प्रतिवादी कहलाता है। पक्षकार बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई आवश्यक छूट नहीं जाए, कोई आवश्यक पक्षकार है ना वो छूट नहीं जाए, और अनावश्यक पक्षकार इसमें सम्मिलित नहीं हो जाए, अन्यथा मामला कुसंयोजन अथवा असंयोजन हो सकता है। वाद पत्र में सिर्फ वो ही पक्षकार होने चाहिए जो उस वाद पत्र के लिए आवश्यक है, अनावश्यक पक्षकार उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह जो वाद है वह कुसंयोजक एवं असंयोजक का हो सकता है। यथासंभव न्यायिक अधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए। जितना हो सके उसमें वाद पत्र में जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, जो न्यायालय के अधिकारी होते हैं, उनको पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए। पक्षकारों का विवरण इस प्रकार दिया जाना चाहिए। मतलब पहला जो पॉइंट था वो था न्यायालय का नाम, और दूसरा था पक्षकारों का विवरण। पक्षकारों का विवरण किस प्रकार देंगे? कै आत्मजन ख, आयु 60 वर्ष, निवासी मालवीय नगर जयपुर, वादी जयपुर, ऐसे करके अपन जो वाद पत्रों का उसमें इस प्रकार से पक्षकार होते हैं उनका विवरण दिया जाएगा। फिर जिसके विरुद्ध दिया जा रहा है बनाम च आत्मजन द, आयु 47 वर्ष, निवासी फतेह टीवा जयपुर, प्रतिवादी आदि। इस प्रकार से वाद पत्र में अपन पक्षकारों का डिटेल देंगे। तीसरा जो पॉइंट है वह है वाद की प्रकृति। मतलब वह वाद होता है, जो मामला होता है वो किस प्रकार की प्रकृति का होना चाहिए, वाद की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। पक्षकारों के विवरण के पश्चात, पक्षकार के जो विवरण भरने के पश्चात, पक्षकारों को विवरण देने के पश्चात उसमें होता है कि वाद की प्रकृति, नेचर ऑफ द शूट का उल्लेख किया जाता है। वाद की जो प्रकृति होती है, उसका उल्लेख किस प्रकार किया जाता है? जैसे 50,000 की वसूली हेतु वाद, परिसर निष्कासन के लिए वाद, संविदा के लिए विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद। इस प्रकार से वाद की प्रकृति का विवरण देना होता है। चौथा है वाद संख्या एवं सत्र। जो वाद पत्र जो होता है उसमें वाद की जो संख्या होती है वो देना जरूरी है, और उसमें सन देना जरूरी है। वाद पत्र में वाद की संख्या एवं वाद संस्थगित करने का सन भी दिया जाता है। वाद पत्र में वाद की जो संख्या होती है वो दी जाती है, उसके बाद में उसका सन दिया जाना आवश्यक है, ताकि आसानी से उसकी पहचान स्थापित हो सके। वाद पत्र में तारीख और संख्या देने से यह आसानी हो जाती है कि उसको पहचान करने में आसान हो जाता है। वाद की संख्या एवं सन इस प्रकार से अंकित किया जाएगा। वाद पत्र में जो सन और जो संख्या होगी वो इस प्रकार से दी जाएगी। जैसे वाद संख्या, और उसमें वाद संख्या यहाँ पे आगे कुछ भी, जैसे आपके जो भी है जीरो, सन जो भी है आपकी 1996, 98, 99, 100, 2001 ऐसे कुछ है, तो यहाँ पे 2000 जैसे सन आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब अपन चलते हैं तथ्य पे। वाद पत्र का जो 5वां पॉइंट है वो है तथ्य। मतलब वाद जो होगा उसमें तथ्य, जो मामले के जो तथ्य है उनका विवरण देना होता है। तथ्यों का वाद पत्र का अहम भाग माना जाता है, क्योंकि वाद पत्र में तथ्य का ही अहम भाग माना जाएगा, यानी कि अहम भाग माना जाएगा। वस्तुतः संपूर्ण वाद एवं अनुतोष तथ्यों पर ही निर्भर करता है। वाद जो होता है वो संपूर्ण जो वाद होता है अनुतोष तथ्यों पर ही निर्भर करता है। तथ्यों से अभिप्राय उन घटनाक्रमों से है जिनमें वाद कारण उत्पन्न हुआ है। तथ्य घटनाओं से कर्मों से यह है कि जिसके कारण वाद प्रस्तुत हुआ या उत्पन्न हुआ है। केस ऑफ
एक्शन उत्पन्न हुआ है, अर्थात वाद पत्र प्रस्तुत करना पड़ा है, जिसके कारण वाद प्रस्तुत करना पड़ा है, उसका घटनाक्रम इसमें होता है। तथ्यों का उल्लेख बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। वाद पत्र में जो तथ्य होंगे उनका जो उल्लेख होगा वो बड़ी ही सावधानी से करना होगा। तथ्यों को संक्षेप में तथ्य होंगे वह संक्षेप में होने चाहिए, लेकिन स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से दिया जाना अपेक्षित है। जो वाद पत्र में जो तथ्य होंगे वो बिल्कुल छोटे प्रकार में, लेकिन छोटे प्रकार में होते हुए साथ साथ वह स्पष्ट रूप से होने चाहिए। तथ्यों के साथ विधि एवं साक्ष्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। वाद पत्र में जो अपन जो तथ्य पेश करेंगे उसमें जो उसकी जो विधियाँ और जो साक्ष्य होंगे उनको उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 एवं 7 में तथ्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। सिविल प्रक्रिया जो संहिता है 1908 के आदेश 6 एवं 7 में तथ्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। तथ्य इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। तथ्य का किस प्रकार दिया जाना है ये हम आपको बताएंगे। यह है कि प्रतिवादी ने अपने व्यापार व्यवसाय के लिए वादी से दिनांक 15/6/2008 को 30,000 रुपये का ऋण लेकर उसके पक्ष में प्रो नोट निष्पादित कर दिया। इस प्रकार से अपन तथ्य पेश करेंगे। यह है कि ऋण की राशि 12% सालाना ब्याज की दर से मांग पर देय थी। जो ऋण की राशि थी वो 12% 1 साल के ब्याज की दर से मांग पर देय थी। यह कि वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 20/9/2009 को रुपयों की मांग की तो उसने देने से इनकार कर दिया आदि। इस प्रकार से वाद पत्र में तथ्यों का विवरण दिया जाएगा। वाद पत्र होगा उसका जो छठा पॉइंट है, उसका जो छठा विवरण है यह है वाद के कारण। कि वाद पत्र में जो वाद के कारण है उनको उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। वाद के कारण जिसे वाद हेतु केस ऑफ एक्शन भी कहा जाता है, वाद पत्र का एक आवश्यक अंग है। वाद पत्र का जो आवश्यक कारण अंग है वह है वाद कारण, मतलब किस कारण से वाद हुआ है या उसका उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। वाद पत्र में वाद के कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, अन्यथा वाद पत्र ग्राह्य योग्य नहीं होगा। वस्तुतः वह वाद कारण ही है जिसके आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है। वाद पत्र का जो कारण ही एक अहम हिस्सा है। वाद पत्र का जो कारण होगा, मतलब जिस तथ्य का कारण होगा या जिस वाद का जो कारण होगा उसके आधार पर ही वाद पत्र को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यह किया जाता है। वाद का कारण कब उत्पन्न होता है? वाद का कारण तब उत्पन्न होता है जब प्रतिवादी द्वारा अपने विधिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है। वाद का जो कारण है वो कब उत्पन्न होगा? जब प्रतिवादी अपने विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है या उन नियमों का पालन नहीं करता है तो वाद का कारण उत्पन्न होता है। वाद पत्र में वाद कारण का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से दिया जाना चाहिए। यह है कि वाद कारण दिनांक इतनी को उत्पन्न हुआ और जब प्रतिवादी ने ऋण की राशि अदा करने से मना कर दिया आदि। इस प्रकार से अपन वाद पत्र में वाद का कारण का उल्लेख करेंगे। इसका जो 7वां पॉइंट है वो है क्षेत्राधिकार। इसे अधिकारिता भी कहा जाती है। क्षेत्राधिकार का दूसरा अर्थ है अधिकारिता भी कहा जाता है। वाद पत्र में यह बताना होता है कि न्यायालय को वाद की सुनवाई करने की अधिकारिता है। जो वाद पत्र होगा उसमें यह बताना आवश्यक है कि इस न्यायालय को या अपन जिस न्यायालय में वाद पत्र उल्लेखित किया है या वाद पत्र को अपने जिस न्यायालय में दिया है उसमें न्यायालय को यह बताना आवश्यक होगा कि यह आपकी अधिकारिता है, कि इस न्यायालय में इस वाद को लेकर आपको अधिकारिता है। अधिकारिता मुख्य 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आर्थिक, दूसरा होता है प्रादेशिक, तीसरी होती है वस्तु संबंधी। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई की अनन्य अधिकारिता किसी न्यायालय विशेष को होती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको अधिकारिता विशेष जो न्यायालय होते हैं उनको ही होती है, जैसे वैवाहिक मामले, दिवालिया विषयक,
दिवालिया से संबंधित जो भी कार्यवाही होगी, और प्रोबेट संबंधी मामले आदि जिला न्यायाधीश द्वारा ही सुने जा सकते हैं। कुछ विशेष न्यायालय हमने बताया, जैसे वैवाहिक मामले हो गए, दिवालिया से संबंधित हो गए, ऐसे मामले होते हैं वह जिला न्यायाधीश द्वारा ही सुने जा सकते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र में अधिकारिता का उल्लेख करना होता है। प्रत्येक न्यायालय की आर्थिक अधिकारिता सुनिश्चित होती है। प्रत्येक न्यायालय जो होता है उसकी जो आर्थिक अधिकारिता है वो सुनिश्चित होती है। जैसे राजस्थान में सिविल न्यायालय कै ख को 25,000 रुपये तक के मूल्यांकन वाले मामले सुनने की अधिकारिता है। जो न्यायालय होते हैं उनमें सीमित अधिकारिता होती है, कई आर्थिक अधिकारिता है। मतलब जैसे किसी न्यायालय में, कोई न्यायालय ऐसा है जिनमें सिर्फ 25,000 रुपये तक के मामले ही जा सकते हैं, तो ऐसे जो विशेष न्यायालय होते हैं उनमें उनकी अधिकारिता, उनकी जो समय सीमा, उनकी जो सीमा है वो तय की गई है कि आप 25,000 रुपये तक के मूल्यांकन के मामले ही सुन सकते हैं। इससे प्रतिवादी के निवास स्थान, कारोबार के स्थान, वाद कारण उत्पन्न होने के स्थान आदि के आधार पर प्रादेशिक अधिकारिता सुनिश्चित है। अब अपन वाद पत्र का जो 8वां पॉइंट है वह है अवधि सीमा। अवधि सीमा वाद पत्र का निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। वाद पत्र का जो समय सीमा है उसकी निर्धारित समय सीमा में ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अवधिरुद्ध टाइम बेड वाद ग्रह योग्य नहीं होता। अतः वाद पत्र में यह भी बताया जाना अपेक्षित है कि वाद अवधि सीमा में प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद पत्र में जो वाद पत्र प्रस्तुत करेंगे न्यायालय में, उसमें यह भी बताना जरूरी होता है कि हमने समय सीमा के अंदर रहते हुए वाद पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इस संबंध में परिसीमा अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं। इसमें वाद पत्र के इस प्रकार दर्शाया जा सकता है यह कि वाद पत्र निर्धारित समय में प्रस्तुत करते हैं या प्रस्तुत है। वाद पत्र का जो 9वां पॉइंट है वह है वाद का मूल्यांकन। वाद का मूल्यांकन अर्थात अधिकारिता की दृष्टि से वाद पत्र में वाद का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। वाद पत्र होगा उसमें जो अधिकारिता की दृष्टि से देखा जाए तो वाद पत्र में वाद का जो मूल्यांकन है उसको अंकित किया जाना आवश्यक है। वाद का मूल्यांकन अनुतोष से जुड़ा होता है। धन की वसूली के मामलों में धन की राशि ही वाद का मूल्यांकन होता है। जैसे धन की वसूली के मामला है, यदि उसमें धन की राशि का मूल्यांकन क्या होगा, धन की राशि ही वाद का मूल्यांकन होगा। जबकि व्यादेश, घोषणात्मक डिग्री आदि के मामलों में व्याद का मूल्यांकन या तो विधि द्वारा सुनिश्चित होता है या फिर वादी के द्वारा तय किया जाता है। वाद का जो मूल्यांकन होता है जो मामले होते हैं, जैसे धन की राशि का मामला हो गया, धन की राशि किसी ने 25,000 रुपये किसी को नहीं दिए, तो जो उसमें जो 25,000 रुपये की जो राशि है वो उसका क्या है मूल्यांकन, कि हमारे को ये पैसे नहीं मिल रहे हैं। और जबकि व्यादेश, घोषणात्मक डिग्री आदि के मामले होते हैं उनका मूल्यांकन, जैसे व्यादेश हो गया, मतलब यहाँ से बाहर के देशों के लिए कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कोई घोषणा में डिग्री आदि के मामलों में कोई ऊपर नीचे हो जाता है, तो उनके मूल्यांकन होता है वो किसके द्वारा होता है, विधि के द्वारा सुनिश्चित होता है या वादी द्वारा तय किया जाता है। वाद मूल्यांकन के अनुसार ही न्यायालय का शुल्क देय होता है। वाद का जो मूल्यांकन है उसके अनुसार ही न्यायालय को शुल्क जमा कराना होता है। अतः वाद पत्र में इसका भी उल्लेख किया जाता है कि जैसे यह है कि वाद का मूल्यांकन इतने रुपए में होने से वाद पत्र का इतने रुपए के न्यायालय का शुल्क प्रस्तुत होता है। वाद पत्र का जो 10वां पॉइंट है वो है अनुतोष। वाद पत्र का सार अनुतोष रिलीफ है। वस्तुतः अनुतोष के लिए वाद संस्थगित किया जाता है। अनुतोष की अध्यर्थना अत्यंत सावधानी से की जानी चाहिए। ऐसा न हो कि कोई अनुतोष छूट जाए या पर्याप्त न हो। कई मामलों में अनुशंसित अनुतोष की मांग भी करनी
होती है। अब हम बताएंगे अनुतोष को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। अनुतोष के कॉलम को निम्नानुसार लिखा जा सकता है। अतः वादी का सविनय से निवेदन है कि अवादी का वाद डिक्री करते हुए यह आदेश दिया जाए कि प्रतिवादी को वादग्रस्त राशि इतने रुपए अदा करे। प्रतिवादी को वाद संस्थगित करने की तिथि से रकम की अदायगी तक वादग्रस्त राशि पर 12% का सालाना की दर से ब्याज अदा करे। प्रतिवादी को वाद व्यय अदा करे। अनुतोष अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान वादी के पक्ष में उचित समझे दिलाया जाए। यानी कि जो अनुतोष होता है उसमें यह प्रस्तुत करना होता है कि जो वाद लिया है या जिसने वाद प्रस्तुत किया है वह प्रतिवादी को, जो प्रतिवादी होता है उसे वादग्रस्त की राशि करने को कहते हैं कि इतने रुपए हमारे जो वाद होगा उसमें इतने रुपए हैं वो अदा करे। और यदि प्रतिवादी को वाद संस्थगित करने की तिथि से, जहाँ से वाद पत्र प्रस्तुत हुआ है वहाँ से लेकर वहाँ तक जितनी जो वाद की जो मामले की जो राशि थी उस पर 12% के रूप से सालाना की दर से ब्याज दर प्रदान करे। और इसके साथ साथ जो प्रतिवादी ने वाद पत्र पर वाद पर जो खर्चा किया है, वाद पर जो व्यय किया है उसको भी अदा करे। और यदि न्यायालय के अनुसार जो श्रीमान जी न्यायालय के जो जज होते हैं उनके पक्ष में जो उचित समझे उस प्रकार से उनको वाद पत्र में जो होता है अनुतोष प्रदान करे। वाद पत्र का जो 11वां पॉइंट है वो है सत्यापन। सत्यापन यानी कि वाद पत्र की अंतिम प्रविष्टि सत्यापन है। सत्यापन में उन बातों के सही होने का उल्लेख किया जाता है जो वाद पत्र में वर्णित की गई है। अभिवचन का सही होना विधि द्वारा अपेक्षित है जबकि मिथ्या होना दंडनीय है। सत्यापन संयोगित के बल के अधीन किया जाता है, लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सत्यापन की किसी त्रुटि मात्र के आधार पर वाद को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक दूर की जा सकने वाली अनियमितता मात्र है। सत्यापन का प्रारूप इस प्रकार से हो सकता है। मैं कै आत्मज खै आयु 40 वर्ष निवासी लावा सरदारगढ़ यह प्रमाणित करता हूँ कि उक्त वादी की मध्य संख्या 1 से लेकर 10 तक मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से तथा 11 से 13 तक विधि होने से मेरे विधिक सलाहकार की राय में सही है। इस प्रकार से जो सत्यापन है वो उल्लेखित करना होता है। वाद पत्र का जो 12वां पॉइंट है उसमें होते हैं हस्ताक्षर। यानी कि वो अंततः वाद पत्र में पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होना आवश्यक अपेक्षित है। वाद पत्र होगा उसमें जो पक्षकार होंगे उनके हस्ताक्षर और दिनांक जो होता है उसको अंकित करना अपेक्षित होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 नियम 14 में यह कहा गया है कि प्रत्येक अभिवचन पक्षकार और उसका कोई अधिवक्ता है या अधिवक्ता हो तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, या जो अभिवचन के जो पक्षकार होंगे और यदि उसका कोई अधिवक्ता है तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। परंतु जहाँ की अभिवचन करने वाला पक्षकार अभिवचन पर अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त हेतु से हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा कि उसके निमित्त उसे हस्ताक्षरित करने के लिए वाद चलाने या प्रतीक्षा करने के लिए उसको उसके द्वारा सम्यक रूपण प्राधिकृत है। वाद पत्र का जो 13वां पॉइंट है और आखिरी जो पॉइंट है वो है शपथ पत्र। वाद पत्र में शपथ पत्र का होना आवश्यक है। वाद पत्र में शपथ पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में किए गए नवीनतम संसाधनों के अनुसार आदेश 6 के अधीन प्रत्येक वाद पत्र का शपथ पत्र द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। यदि वह शपथ पत्र द्वारा समर्थित या समर्थित नहीं है तो उसे समुचित रूप से प्रस्तुत किया गया नहीं माना जाएगा।
आज हमने बताया कि वाद पत्र में जो उनकी अंतर्विष्ट प्रविष्टियाँ होती है वो किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी प्रविष्टियाँ होती है और उसमें अपने को वाद पत्र में किस प्रकार से प्रविष्टियों को प्रविष्ट करना आवश्यक होता है, कैसे हमने पक्षकारों का विवरण दिया, कैसे उनकी संख्या ली, कैसे वाद पत्र की संख्या होनी चाहिए, वाद प्रस्तुत करने की दिनांक क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, वाद पत्र अवधि सीमा में करना चाहिए, वाद पत्र का मूल्यांकन किया हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने वाद पत्र की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। जय हिंद, जय भारत।